हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 7 MCQ का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि पेपर 1 नेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन से है या टीचिंग एप्टीट्यूड से, सब टाइप के क्वेश्चन मिक्स किया गया है ताकि आप प्रैक्टिस आपकी हो सके। तो इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, 10 ही क्वेश्चंस है, बट इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। कुछ कम्युनिकेशन का है, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि 1920 में 2019-2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उन्हीं में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, A 50-year-old man has a son whose age is 2/5 of his age. After how many the ratio of age of the man to his son will be 5/3. एक 50 वर्षीय व्यक्ति का एक बेटा है जिसकी उम्र उसकी उम्र का 2/5 है। कितने वर्ष बाद, यहाँ पर ये छूट गया, कितने वर्ष बाद आदमी की उम्र का उसके बेटे की उम्र का अनुपात क्या होगा? 5/3। तो क्वेश्चन क्या है? मैन का एज दिया हुआ है, हम यहाँ पे बनाते हैं, है ना। मैन का एज दिया हुआ है, मैन्स एज इज 50 years, ठीक है। और सन का एज क्या दिया है? सन्स एज इज गिवन 2/5 इंटू 50। क्या दिया है? उसकी उम्र का 2/5 है, तो मैन का एज 50 है तो उसका 2/5। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट आफ्टर x years, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि x years के बाद क्या होगा कि रेशियो ऑफ एज जो है उस आदमी का जो 2/5 है, वो एज ऑफ द मैन टू हिज सन क्या हो जाएगा? क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ? 5/3, है ना, विल बी 5/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है, x मान लिए तो 50 प्लस x, रेशियो ऑफ एज जो है वो क्या दिया हुआ है? 50 प्लस x बाई 20 प्लस x। इसको करते हम, कैसे होगा ये? 5 10 जा 50, तो ये हो गया 20। तो हमारा 20 कहाँ से आया? ये सन का एज का रेशियो 2/5 इंटू 50 करने से हमें 20 मिला, तो 50/20 हो गया, ये हमें मिला है। और x ईयर्स के बाद हमें देखना है ना। x ईयर्स के बाद ये क्या हो जा रहा है? 5/3। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे और इसको इससे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 50 प्लस x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस x, ये x है, प्लस x। क्या किया हमने कि मैन का एज 50 इयर्स दिया है और सन का एज 2/5 का रेशियो है। कट करने पर हमें 20 इयर्स मिला, तो 50/20 हमारा हो गया ईयर्स, और प्लस x ये कि आफ्टर x ईयर्स क्या हो जाएगा? ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5/3 किए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया 5 को 20 और इसको 20 प्लस x से, और 3 को मल्टीप्लाई किया गया 50/x से। तो हमें क्या मिला? हम फिर इसको सॉल्व करते हैं और वी गेट 150, 3 इंटू 50 प्लस 3x इज इक्वल टू 100,
520 ज़ा प्लस 5x। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 150 में से माइनस, अच्छा 3x इधर हम ले आते हैं अगर 5 को, तो ये -5x हो जाएगा, और इधर 100 है और इधर अगर हम 150 को ले जाते हैं तो ये हो गया। तो ये हो गया -2x इज इक्वल टू -50, माइनस विल बी कैंसल्ड। सो x क्या होगा, हमें निकालना है x ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद x ईयर्स, तो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 2, so it will be 25. So our answer is 25 years. तो ये आंसर हो गया, आंसर इसका 25। मैं आंसर ऊपर लिख रही हूँ। क्लियर है? तो एक पहला मैंने मैथ्स का सम लिया, अब दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। मैथ्स का बस एक ही लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following communication technologies employ asynchronous communication? निम्नलिखित में से कौन सी संचार की प्रौद्योगिकियां केवल अतुल्यकालिक संचार का उपयोग करती हैं? अब इसमें ऑप्शन दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, फोरम्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। तो हमें असिंक्रोनस बताना है, तो उसके लिए पहले हम जान लें कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, तुल्यकालिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और ये क्या होता है, सिंक्रोनस जो होता है कम्युनिकेशन संचार जो होता है तुल्यकालिक, उसमें क्या होता है, वो रियल टाइम में होता है, मतलब कि सब लोग उसमें प्रेजेंट होते हैं। जब किसी से आप फोन पर बात करते हैं तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। उसमें क्या होता है कि आमने सामने बात होती है, आप फोन किसी को कर रहे हैं तो अगला भी सुन रहा है आप जो बोल रहे हैं, तो आपका कन्वर्सेशन हो रहा है। या आप मीटिंग में जब बात कर रहे हैं तो लोगों के साथ आप जब बात कर रहे हैं तो सामने सामने बात हो रही है, या फिर कोई आपकी बात को सुनने के लिए है, तो इसको कहते हैं हम सिंक्रोनस। और हमें जानना क्या है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होगा। सिंक्रोनस में तो लोग होते हैं सामने सुनने के लिए, लेकिन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वहां पर लोग नहीं होते हैं। आप मेल कर दिए, ईमेल कर दिए, या कोई कहीं से आप बात कर रहे हैं जहां पर कोई अगला तुरंत सुनने के लिए, रियल टाइम में इंस्टेंट सुनने के लिए नहीं होता है। उसमें क्या है कि सभी पार्टी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप भेजे और वो तुरंत देखे, वो हो सकता है कि आधे घंटे बाद देखिए, या जब उसको टाइम मिले तो देखेगा। तो इसमें क्या है कि सेम टाइम पर सभी पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस। तो यहाँ पर क्या है कि ईमेल है, उसके बाद है कि शेयर पॉइंट आता है, फिर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शनल, पिक, रेफरेंस, स्क्रीन शॉट, ये सारी चीजें एसिंक्रोनस में आता है। तो इसका आंसर है, एसिंक्रोनस का आंसर है बी और सी। एसिंक्रोनस का है बी और सी, ईमेल और फोरम्स, जिसमें कि आप कोई भी चीज बोलते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसी समय सुने। और जब सिंक्रोनस होता है तो अगला आपकी बात को तुरंत सुन रहा होता है, जैसे आप फोन पर बात करते हैं, तो क्योंकि दूसरा रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का अंतर समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द flagship scheme of government scheme of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship implemented by National स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो ये तो एकदम सिंपल है, क्लियर कट आंसर है इसका कि उद्यमिता और कौशल विकास का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट, ये इसका आंसर है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यस,
गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है कि स्किल को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्नाइज एंड स्टैंडर्डाइज द स्किल, स्किल का मानक निर्धारण करने के लिए ये शुरू किया गया 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस सेक्टर में? इसका सेक्टर है स्किल डेवलपमेंट सेक्टर। इसके लिए समझे। और मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया में है कि ये नेशनल प्रोग्राम है जो कि सरकार के द्वारा डिजाइन किया गया है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन नवाचार करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और बेस्ट क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाने के लिए कंट्री में जो किया गया है उसे मेक इन इंडिया कहते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक इंडिया जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ये एक ऑफिशियल वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, ये बहुत तेजी से दुनिया में पनप रहा है। ये कैपेबिलिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्षमता है वो बहुत तरह का इनोवेशन को लीड कर रही है, जिसमें कि ऑटोनॉमस व्हीकल आ गए हैं जो कि अपने आप चलते हैं, ऑटोनॉमस चलते हैं, और कनेक्टेड वर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमारे घर का जो भी डिवाइस है उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो ये सारा चीज ब्रेन कंट्रोल्ड रोबोटिक आर्म दैट कैन हेल्प टू एनालाइज द पर्सन। इसमें रोबोटिक आर्म भी से भी कनेक्टेड हो रहा है जो कि ह्यूमन ब्रेन। इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, क्रांति ला रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि ये कॉमर्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, साइबर सिक्योरिटी सब क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसमें। और रोबोटिक इंडिया में रोबोट का यूज टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में रोबोटिक इंडिया कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस टेस्ट को बतलाता है? प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। तो क्या है कि एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट, वो साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ किसी एट्रीब्यूट को बताने के लिए जो यूज होता है, तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्यक्ति के परफॉर्मेंस को बताता है। तो क्रॉनबेक, सबसे पहले किसने कहा था? क्रॉनबेक। ये भी क्वेश्चन आपका अलग से भी आ सकता है, 1960 में बतलाया था। ये बहुत सारा परफॉर्मेंस और एबिलिटी मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है? उनका कहना था कि ये बताता है जो कि क्या एक पर्सन कर सकता है, और ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट बताता है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, और टिपिकल रिस्पांस टेस्ट करता है कि क्या व्यक्ति एक्चुअली में करता है। तो ये टेस्ट टेकर्स को जो होता है ना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, वो क्या करता है कि जो भी टेस्ट देता है उसको अपना बेस्ट एफर्ट लगाने के लिए कहता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी व्यक्ति में से जो बेस्ट है, जो उसका मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उसको निकालना। तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या क्या आता है? अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना, वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण को बतलाता है। कौन कौन सा टेस्ट ऐसे है अभी परफॉर्मेंस, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में? और क्या आता है? अचीवमेंट टेस्ट आता है,
और इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट में आ गया। ठीक है, और पर्सनालिटी टेस्ट ये सब क्या है कि ये बताता है रिस्पॉन्स। तो पर्सनालिटी टेस्ट आता है कि मनुष्य के कैरेक्टर या डिस्पोजिशन को बताता है, और इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या बताता है, लेवल ऑफ इंडिविजुअल का, किसका इंटरेस्ट किस वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में क्या है, ब्याज सूची ये बताता है। और एटीट्यूड टेस्ट जो है, जिसे रवैया पैमाना कहते हैं, ये व्यक्ति की प्रवृत्तियों को बताता है कि किसी चीज को वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है, ये हमें पता चलता है रुचि और रवैया पैमाने से। तो किसी वस्तु स्थिति और ऑब्जेक्ट से या व्यक्ति को वो किस तरह से रिएक्ट करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो हमारे यहाँ आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, when a large number of students with different performance levels are there in a class for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for communication, which is जब कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तर वाला, सब तेज बच्चा भी हो, कमजोर बच्चा भी हो, मेडियोकर भी हो, सब तरह के बच्चे हैं, तो बड़ी संख्या में छात्र हों, तो शिक्षाप्रद इंटरैक्शन अंतःक्रियाओं को समान रूप से टीचर किस तरह से कौन सा विकल्प चुनेगा कि सभी बच्चों को एक तरह से मिले। तो ये इसमें कौन सा होगा, टॉप डाउन लीनियर, या फिर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, या इंडिविजुअल सेंट्रिक, या सेल्फ प्रोजेक्टेड। तो टीचर क्या करेगा कि विभिन्न तरह के लोग हैं, तो इसमें टीचर शुड ऑप्ट ए कम्युनिकेशन विच इज when a large number of students with different performance levels are there in the class. For uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which is, तो इसमें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, इंडिविजुअल सेंट्रिक, या सेल्फ प्रोजेक्टेड। तो इसमें आपको आंसर देना है कि किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का कम्युनिकेशन का ऑल्टरनेटिव टीचर को चुनना चाहिए। तो स्टूडेंट तो व्यक्तिगत केंद्रित होना चाहिए या स्व अनुमानित होना चाहिए, सेल्फ प्रोजेक्टेड। तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होना चाहिए, मतलब कि जब बच्चों का अलग अलग अंतःक्रिया को समान, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके सब बच्चों को एक जैसा कम्युनिकेशन का स्किल चुनना चाहिए, जो सब बच्चों को एक साथ मिले, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सेकेंड कमिटमेंट, दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में have to reduce their greenhouse gas emissions with reference to 1990 levels by at least, तो 1990 के स्तर से 1990 में था कितना एमिशन उनको करना है। तो सेकेंड, ये फर्स्ट कमिटमेंट से अलग था, तो इसमें आपको बताना है कि इस पर ये क्योटो प्रोटोकॉल में क्या तय हुआ कि कितना एमिशन करना है। ठीक है, तो ये
हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा क्योटो प्रोटोकॉल को। तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? ये है 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1977 को 1997 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या ये एनफोर्स हुआ 2005 में, 16 फेब 2005 को लागू हुआ। अब इसमें कितने हैं? करेंटली 192 नेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल में कमिटिंग इंडस्ट्री, जो भी औद्योगिक देश थे, वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए तैयार हुए, एग्रीड हुए अपने इंडिविजुअल लेवल पर। तो वो क्योटो प्रोटोकॉल में कितना करना था उनको, कम करके तो 18% करना था कम। ठीक है, इसके लिए वो तैयार हुए। ठीक है, ये सारे देश मिलकर अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करके एटलीस्ट 18% बिलो करना था 1990 से, है ना। कितने में, कितने कब से कब तक में? 2013 से लेकर 2020 के बीच में उन्हें अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 18% कम करना था। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम इंटरैक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्जली बाय। अब क्लास में जो भी इंटरैक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या चीज पर प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्लास में, क्या होता है? टीचर होते हैं और बच्चे होते हैं। टीचर एक होता है, बच्चे दो होते, बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो ये किससे प्रभावित होगा? छात्र की प्रतिबद्धता से, या टीचर सेंट्रिक शिक्षक केंद्रित वातावरण से, या ऑर्गेनाइजेशनल संगठन, स्कूल का जो इंस्टीट्यूशन है उसका कैसा निरीक्षण है, या फिर कोई हस्तक्षेप नहीं है? तो ये किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो क्लास का जो इंटरेक्शन हो रहा है तो टीचर और स्टूडेंट से हो रहा है। तो जब ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट की प्रतिबद्धता होगी, तभी सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसलिए इसका आंसर है छात्र की प्रतिबद्धता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि टीचर सेंट्रिक होने से तो फिर छात्र का कमिटमेंट है, छात्र ध्यान नहीं देगा, टीचर जब तक छात्र को इन्वॉल्व नहीं करेगा, इसलिए छात्र का कमिटमेंट होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरसाइट से भी नहीं कोई फर्क पड़ता है, और अनवांछित जो हस्तक्षेप होता है, अवांछित, उससे और डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन। संचार में संदेश की व्याख्या निर्भर करती है किस चीज पर? संदर्भ और ट्रांसमिशन स्पीड, कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसमिशन स्पीड, एसोसिएटेड नॉइज एंड चैनल एफिशिएंसी। अब इसको हमको समझना है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कम्युनिकेशन में। ये जो है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड करता है संदर्भ में, किस संदर्भ में बात हो रही है। तो मैसेज इंटरप्रिटेशन किसके द्वारा होता है? जो मीनिंग है, किस संदर्भ में बात, टारगेट, किस मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। कॉमन कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब कि रेसिपिएंट को जो मैसेज मिल रहा है वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है उसको समझ रहा है, किस तरह से वो मैसेज को डिकोड कर रहा है। जो एनकोडर जो है भेजने वाला, वो मैसेज भेज दिया, तो जो डिकोड कर रहा है वो किस बैकग्राउंड नॉलेज, डिकोडिंग किस चीज पर निर्भर करता है? संदर्भ पर, कौन सी बात चल रही है, किसके संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन आया है। तो कॉन्टेक्स्ट वह सिचुएशन है जिसमें मैसेज डिलीवर किया गया। सपोज कि अभी बात चल रही है हमारा क्वेश्चन आंसर का, तो अगर कुछ मैसेज आता है तो हम उसको समझेंगे ना कि इस बातचीत के दरमियान इससे संदर्भित है, इसके संदर्भ में बात कही गई है। अभी तो कोई एब्सर्ड बात नहीं हो सकती है कि
इंडो पाक वार की बात होने लगे, हम जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि करेंट सिचुएशन जो चल रहा है, चाहे हम किसी भी विषय पर, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरनमेंट, किसी भी चीज पर हम बात कर रहे हैं, तो वो मैसेज जो आएगा उसका मतलब जो है वो उसी सर्कमस्टांशियल इवेंट पे रिलेटेड होगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना कम्युनिकेशन में, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्पेसिफिक कर रहा है। जैसे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो इस समय जो भी क्वेश्चन आएगा इसी संदर्भ में आएगा, ठीक है। तो इससे रिसीवर को समझने में आसानी होगी, और ये जो है कंडीशन जो ऑब्जर्व हो रहा है वो सेंडर और रिसीवर दोनों उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या है, इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है ना, वो एक्ट है किस चीज को एक्सप्लेन करने को। तो इसलिए संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है, संदर्भ पर। सामान्य संदर्भ के भीतर संदेश आ रहा है तो उसका अर्थ होता है, संदेश का डिकोडिंग क्या है, संदेश को समझने के लिए जो भी संदेश आ रहा है उसको हम डिकोड कर रहे हैं, तो उसमें हमको पृष्ठभूमि ज्ञान करना जरूरी होता है। मतलब किस प्रसंग में आया है, इसको प्रसंग भी कहते हैं, किस प्रसंग में आया है, कॉन्टेक्स्ट को प्रसंग भी कहते हैं। तो प्रसंग वह स्थिति है जिसमें संदेश दिया गया, किस प्रसंग में ये बात कही गई, तो वो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो संचार में संदर्भ संचार प्रक्रिया को स्पेसिफाई करता है और रिसीवर को ये बताए, मतलब समझ में आता है। तो संदर्भ क्या है, जो प्रेषक और रिसीवर दोनों, जो डिकोडर, एनकोडर और डिकोडर दोनों को एक ही चीज को दिए गए किसी संदेश से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेट का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो यही यहाँ पर संदर्भ हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज इसी पर डिपेंड करता है। मतलब संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है, संदर्भ पर, किस संदर्भ में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। तो है स्लैंग, सिनिकल एटीट्यूड, जिसको कह रहे हैं कठबोली, निंदक रवैया, फ्रेमिंग, और फ्रेमिंग का होता है फ्रेमिंग, प्राइमिंग, और तुरंता इमीडिएसी। तो अब इसमें संचार क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना का हस्तांतरण, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो हस्तांतरित की गई जो भी जानकारी है, मैं जो बोल रही हूँ आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर में आता है फ्रेमिंग, प्राइमिंग और इमीडिएसी। तो हम समझते हैं फ्रेमिंग क्या है। फ्रेमिंग का उद्देश्य है कि किसी मुद्दे को प्राथमिकता देना और दर्शकों को उसके प्रभाव के बारे में सोचना, समझने के लिए मजबूर करना। तो इसका उपयोग संचार पहलू का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है इमीडिएसी, जिसको तुरंतता या तात्कालिकता कहते हैं। ये क्या है, मधुर संबंध बनाने के लिए, आत्मीय संबंध बनाने के लिए किया जाता है। एक है कठबोली, स्लैंग। कठबोली का मतलब है ये किसी क्षेत्र का एक खास बोली होता है जिसका कि उसको मतलब उस जगह की भाषा होती है जो कि कुछ ही लोगों तक सीमित होता है, सबको नहीं समझ में आता है। निंदक रवैया जो है, यह क्या है, यह एक मतलब अप्रिशिएबल रवैया नहीं है। ये दूसरे की राय को क्या करता है, निंदक रवैया मतलब हर दूसरे की राय को वो नेगेटिव वे से देखता है और उसको अंडर वैल्यू करता है। तो कठबोली और निंदक रवैया संचार का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, इसलिए केवल यही तीन, फ्रेमिंग, प्राइमिंग और इमीडिएसी ही संचार का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें हम टिक करते हैं फ्रेमिंग, प्राइमिंग और इमीडिएसी। फ्रेमिंग, प्राइमिंग और इमीडिएसी, सी, डी और ई। इसको हम लोग एक थोड़ा सा और समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो
ये इंफॉर्मेशन जो है वो कैसा होना चाहिए कि अगले को समझ में आए। तो फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग है कि इशू को प्रायोरिटाइज करता है और ऑडियंस को उसके प्रभाव को सोचने के लिए मजबूर करता है। मतलब जिसको कहा गया, जैसे आपको कहा गया, तो आप इसको समझें। और इट इज यूज टू, एक कम्युनिकेशन है जो कि लोगों के प्रेफरेंस को बढ़ाता है और वो उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। प्राइमिंग क्या है? ये कम्युनिकेशन का टैक्टिक है जो कि प्रेजेंटर के फेवर में जाता है कि वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। यह क्या करता है कि लोगों को प्रभावित करता है। प्राइमिंग क्या है कि आपके बोलने का तरीका से लोग प्रभावित होते हैं और ये टाइम के साथ इसमें कमी आती है। इमीडिएसी क्या है कि ये विलिंगनेस है कि किस तरह से आप बात करना चाह रहे हैं, तुरंत आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स देना चाह रहे हैं दूसरे को, ताकि आप लोग का रिलेशनशिप जिससे आप बात कर रहे हैं वो वार्म हो सके, एक रैपो बन सके, आपस में संबंध बन सके। तो ये क्या है कि इसमें आपको शब्दों का सही चयन करना होता है और कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। आप अपने को ओपनली किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये फैक्टर्स कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्लैंग क्या करता है? ये पर्टिकुलर रीजन का या एथनिक डायलेक्ट है जो कि लोकल पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। यह इस तरह का लैंग्वेज होता है जिसमें कि बहुत इनफॉर्मल वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि बातचीत में बहुत कॉमन नहीं होते हैं। और सिनिकल एटीट्यूड क्या है? सिनिकल एटीट्यूड है अनडिजायरेबल पर्सनालिटी ट्रेट जो कि दूसरे के व्यूज को नेगेटिव वे में देखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है फ्रेमिंग, प्राइमिंग और इमीडिएसी। कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये तीनों फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, identify those teaching strategies which are लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, हमें वो बताना है। विद्यार्थी केंद्रित, इसमें क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथडोलॉजी में क्या है कि जो कि बहुत सारे मेथड को इंक्लूड करता है और इंस्ट्रक्टर का रोल को शिफ्ट करता है कि इंस्ट्रक्टर, अब टीचर जो होता है ना, वो केवल इंफॉर्मेशन गिवर नहीं होता है, केवल सूचना प्रदान करने वाला ना होकर उन बच्चों की लर्निंग में वो फैसिलिटेटर होता है, सहायक होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर आधारित है जो कि लर्नर का रोल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है, रचनावादी, वो क्या बोलता है कि स्टूडेंट अपने कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन और नॉलेज को, वो खुद अपने पहले के अनुभव के साथ, अनुभव से नया इंफॉर्मेशन और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट को इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, स्टूडेंट खुद सक्रिय भाग लेता है। तो ये जो करिकुलम ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो कि लर्नर सेंटर्ड हो, उसमें रिसोर्स मटेरियल हो जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट को बढ़ाए। और उसमें क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा रिसोर्स मटेरियल हो, करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, असाइनमेंट्स होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को रियल लाइफ में सीखने का मौका मिलेगा और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को और मिलजुल कर सीखने का, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्क में जब वो काम करेंगे तो एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो ये लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड जो है वो एक्टिविटी टीचर से हटाकर किस पर शिफ्ट कर देता है? स्टूडेंट पर, लर्नर पर। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव लर्निंग होती है, इसमें बच्चे खुद भाग लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन अपने से फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक्टिव लर्निंग हुआ। और कोऑपरेटिव लर्निंग और पेयर शेयर डिस्कशन में क्या होता है? स्टूडेंट टीम में काम करते हैं और प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट को आपस में मिलकर अपने पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस से सीखते हैं और अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबल भी खुद को मानते हैं। इसमें क्या होता है? इंडक्टिव टीचिंग और लर्निंग होता है, इसमें बच्चे
क्या होता है कि उदाहरण को देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, केस बेस्ड इंस्ट्रक्शन करते हैं और प्रॉब्लम्स पर आधारित, समस्या आधारित या प्रोजेक्ट आधारित अधिगम होता है, डिस्कवरी लर्निंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और टीम टीचिंग क्या है? ये टीम टीचिंग में है कि 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर जब कुछ आपस में मिलकर क्लास में पढ़ाते हैं तो इसे टीम टीचिंग कहते हैं। और पावर पॉइंट स्लाइड क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि लेक्चर में टीचर क्या करता है कि उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कंप्यूटर के जरिए स्लाइड दिखाता है और पढ़ाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, जहाँ बच्चों का ज़्यादा शिक्षार्थी केंद्रित में होगा, तो इसका ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें 3 ऑप्शन में आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, फिर आता है लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें बच्चे मिलकर काम करते हैं, इसमें सब चाइल्ड सेंटर्ड हमें देखना है, या पेयर शेयर डिस्कशंस। पेयर शेयर डिस्कशंस में बच्चे आपस में ग्रुप बनाकर आपस में चर्चा करके सीखते हैं। तो ये हुआ चाइल्ड सेंटर्ड या शिक्षार्थी केंद्रित। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।